नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के इलेक्शन में जबरदस्त प्रचार देखने को मिला। आज कैंपेन का आखिरी दिन था। अमित शाह ने दावा किया कि 5 फरवरी को केजरीवाल की विदाई हो जाएगी। अब दिल्ली में केजरीवाल के दिन पूरे हो गए और इसके बाद अमित शाह ने यह कहकर चौंका दिया कि केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने माना दिल्ली में उनकी कुछ सीटें कम जरूर होंगी, लेकिन दावा किया कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में 55 सीटें जीतेगी। अगर महिलाओं का पूरा सपोर्ट मिला तो 60 सीटें भी जीत सकती है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, ईवीएम के जरिए हेराफेरी भी हो सकती है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता हवाई दावे कर रहे हैं। अंडर करंट कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस का आधार क्या है? केजरीवाल को ईवीएम से डर क्यों लगा और बीजेपी के नेता इतने उत्साह में क्यों हैं? इन सारी बातों का एनालाइज करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 3 सीटों से जिन पर सबकी निगाहें हैं, नई दिल्ली, जंगपुरा और कालकाजी। इन सीटों से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री आतिशी सिंह मैदान में हैं और ये 3 सीटें दिल्ली के चुनाव का भविष्य तय करेंगी। दिल्ली में कैंपेन के आखिरी दिन सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुनाव के प्रचार में उतरे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, पुष्कर धामी से लेकर मनोज तिवारी तक बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज सड़कों पर दिखाई दिए। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट, इन तीनों ने पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन की कमान अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के हाथों में है। आज दोनों नेता दिन भर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पसीना बहाते रहे और बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने आज रैलियां और रोड शोज किए। इसके अलावा उन्होंने 3 बार कैमरे के सामने आकर बयान जारी किए और तीनों बार सिर्फ चुनाव आयोग पर इल्जाम लगाए। दिल्ली के इलेक्शन कैंपेन में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर शक जाहिर किया। इससे केजरीवाल का डर सामने आया और इसी बात को अमित शाह ने पकड़ लिया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने जंगपुरा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार तरविंदर सिंह मरवा के लिए रैली की। जंगपुरा में आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया के चुनाव लड़ रहे हैं और मनीष सिसोदिया इससे पहले पटपड़गंज सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस बार पटपड़गंज छोड़कर उन्होंने जंगपुरा सीट पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। आज अमित शाह ने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी की लुटिया डूबना तय है। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के लोग केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों के चरित्र को समझ चुके हैं। ये बात आम आदमी पार्टी के नेता भी जान गए हैं, इसलिए उन्हें अपनी पुरानी सीट छोड़कर इधर उधर भागना पड़ा। अमित शाह ने कहा कि इस बार सिसोदिया तो छोड़िए, अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली सीट से हारेंगे। अनेक वादा कर केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। 8 तारीख को केजरीवाल खुद चुनाव हार रहे हैं, खुद चुनाव हार रहे हैं। और आपके यहां मनीष सिसोदिया जी आए हैं। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए हैं। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। ये पड़पड़गंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने
पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। अमित शाह का केजरीवाल पर हमला करारा है, लेकिन केजरीवाल भी जवाब देने में कम नहीं है। आज उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को कम से कम 55 सीटें मिलेंगी। और फिर केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के नेता अफवाह फैला रहे हैं कि केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी हारने जा रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि तीनों सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले आम आदमी पार्टी और बड़े मार्जिन से जीतेगी। कि केजरीवाल जी कितनी सीट आ रही हैं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हिसाब से 55 सीट आ रही हैं, लेकिन अगर मेरी मां बहनें एक बारी जोर का धक्का लगा दें तो 60 तक पहुंच सकती हैं। अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने मर्दों को, अपने अपने बेटों को, पति को, पिताजी को, भाई को, सबको समझाना, बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बीजेपी अमीरों की पार्टी है, काम तो केजरीवाल ही आएगा। ये बीजेपी वाले बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, 3 सीट फंस गई, 3 सीट फंस गई। नतीजे देख लेना, नई दिल्ली, कालका जी, जंगपुरा, तीनों सीटें ऐतिहासिक मार्जिन से आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि नई दिल्ली सीट से केजरीवाल एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में काफी काम किया है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आज कहा कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल की विदाई पक्की हो गई है। नई दिल्ली सीट पर 2013 में केजरीवाल ने संदीप दीक्षित की मां शीला दीक्षित को हराकर सबको चौंका दिया था। संदीप दीक्षित ने कहा, अब दिल्ली के लोग शीला जी के काम को याद कर रहे हैं। शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में दिल्ली का जो विकास किया था उसे केजरीवाल ने 10 साल में चौपट कर दिया। संदीप दीक्षित का दावा है कि इस बार केजरीवाल को इसकी सजा मिलेगी और उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल 70 में से 80 सीटें जीतने का दावा भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई है कि केजरीवाल इस बार नई दिल्ली की सीट भी बचा नहीं पाएंगे। भाई ऐसा है, साल भर पहले मोदी जी ने भी कहा था 400 सीटें, याद है क्या हुआ था? तो कोई भी नेता जब आ जाता है, कोई 400 कहता है, कोई 450 कहता है। अच्छा है केजरीवाल जी ने 80 नहीं कह दिया, कि जितनी सीटें थी उससे ज्यादा जीत जाते। वोटर वोट डालेगा और वोटर इनको हराएगा। ये मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस की सरकार बनेगी दिल्ली में या नई दिल्ली से सरकार थोड़ी बनती है, लेकिन अगर नई दिल्ली नहीं जीतेंगे तो दिल्ली नहीं जीतेंगे। तो मुझे लगता है नई दिल्ली भी जीतेंगे और दिल्ली भी जीतेंगे। संदीप दीक्षित कुछ भी दावा करें, सच्चाई है कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराना आसान नहीं है। और यह सही है कि इस सीट पर बीजेपी सिर्फ एक बार 1993 में जीती थी। उसके बाद 98 से लेकर 2008 तक लगातार शीला दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव जीती और उसके बाद कांग्रेस से इस गढ़ पर केजरीवाल ने कब्जा कर लिया। पिछले 3 चुनाव से केजरीवाल लगातार जीत रहे हैं। और गौर करने वाली बात यह कि नई दिल्ली सीट पर बीजेपी का अपना वोट इंटैक्ट है। कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोटर था वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। हालांकि इस बार संदीप दीक्षित काफी मेहनत कर रहे हैं। अगर वो कांग्रेस का थोड़ा बहुत वोट अपने पक्ष में लाने में कामयाब होते हैं तो इससे कांग्रेस को ताकत मिलेगी, बीजेपी को फायदा मिल सकता है। और बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को चुनाव के मैदान में उतारा है और प्रवेश वर्मा एक जबरदस्त कैंपेनर हैं, जबरदस्त फाइटर हैं। वो लोकसभा के एमपी रह चुके हैं और चुनाव जीतना जानते हैं। इसीलिए केजरीवाल के लिए चुनौती पड़ी है। मुकाबला जंगपुरा में भी कड़ा है। आज जंगपुरा में जिस वक्त अमित शाह की रैली हो रही थी, कुछ ही दूर पर मनीष सिसोदिया का रोड शो हो रहा था। जैसे अमित शाह ने केजरीवाल और अमित सिसोदिया की हार की भविष्यवाणी की तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि पटपड़गंज की जनता भी जानती है और जंगपुरा की जनता भी जानती है कि काम किसने किया और धोखा किसने दिया। सिसोदिया ने कहा कि अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था बिगाड़ दी और अब वो दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य का सिस्टम भी खराब करना चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के लोग कोई गलती नहीं करेंगे।
पटपड़गंज की जनता भी जानती है और दिल्ली की जनता भी जानती है पूरी कि कोई काम करता है तो वो केजरीवाल जी और उनकी पढ़ी लिखी टीम है, कोई धोखा देता है, जुमला देता है तो वो अमित शाह जी और उनकी टीम है। लॉ एंड ऑर्डर पे दिल्ली की जनता को इतना बड़ा धोखा दिया और उसके बाद अब कह रहे हैं कि हमें स्कूल और अस्पताल भी दे दो, हम उनको भी वैसे ही बर्बाद करना चाहते हैं। जंगपुरा में कांग्रेस भी पूरी मेहनत कर रही है। अमित शाह की रैली के बाद प्रियंका गांधी जंगपुरा में प्रचार करने पहुंची। प्रियंका गांधी ने डोर टू डोर कैंपेन किया, कई घरों में गई, इलाके के दुकानदारों से मिली, रेहड़ी पटवारों से बात की, उन्हें कांग्रेस की गारंटी वाला पैम्फलेट दिया और कांग्रेस के उम्मीदवार फरहाद सूरी को जिताने की अपील की। वाले हैं सर को, क्योंकि हमारे सुख दुख में साथ रहे हैं हमारे साथ। यही होना चाहिए मैम, होना चाहिए, नहीं होगा। आप नेता से उम्मीद क्या करते हैं? मैम, नेता से यही चाहते हैं कि उम्मीद कि हमारे भविष्य में हमारे लिए कुछ अच्छा करें और हम तो यही ताल्लुक रखते हैं कि आप लोगों को सत्ता में आने का मौका मिले। चलो आप खुश हैं इनसे? जी मैम, बिल्कुल। नहीं, आप भी खुश हैं मैम, हम तो आपका भी आशीर्वाद चाहते हैं, आप भी खुश हैं। जंगपुरा बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है। बीजेपी यहां से कभी नहीं जीती। पिछले 3 चुनाव में यहां आम आदमी पार्टी की अच्छे खासे मार्जिन से जीत हुई और उसके पहले 3 बार यह सीट कांग्रेस ने जीती थी। अब सवाल है तो भी अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी मनीष सिसोदिया को हरा देगी? इसकी वजह आपको बता देता हूं। असल में जंगपुरा से इस बार बीजेपी के टिकट पर जो तरविंदर सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं वो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से जीत चुके हैं। इस इलाके के पॉपुलर लीडर हैं। कांग्रेस ने इस बार फरहाद सूरी को मैदान में उतारा है और फरहाद सूरी मुस्लिम है। तरविंदर सिंह मारवा सिख है। जंगपुरा में 16% मुस्लिम और 11% सिख वोटर्स हैं। इस कॉम्बिनेशन से सिसोदिया का खेल खराब हो सकता है। अगर मुस्लिम और सिख वोट बटे तो सिसोदिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आज अमित शाह ने कहा कि मनीष सिसोदिया की हार निश्चित है। अमित शाह ने यह भी कहा कि दिल्ली के लोग वादा खिलाफी से नाराज हैं, केजरीवाल के झूठ से परेशान हैं, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा करके पावर में आए थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को कूड़े की राजधानी बना दिया, सड़कों का बुरा हाल कर दिया, मुफ्त पानी का वादा किया, लेकिन इतना गंदा पानी सप्लाई किया जिसे पीकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अमित शाह ने कहा अब तो दिल्ली के लोग केजरीवाल के मंच पर जाकर उन्हें आईना दिखा रहे हैं। यह साफ संकेत है कि दिल्ली में केजरीवाल के दिन पूरे हो गए। इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। और ये सतदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं, कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि वे कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा। इतना गंदा पानी। ये झगड़े ही करते रहते हैं। अभी अभी एक जगह पे सब वादे पढ़ने लगे, 15 वादे पढ़े तो एक सरदार जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा केजरीवाल साहब एक 16वां वादा भी है आपका, बता दूं? तो खुश हो गए कि मंच पर आकर माइक में बताओ। तो सरदार जी को माइक में बुलाया। सरदार जी के 16वां आपका वादा है कि आप ये सब करने की जगह ये कहोगे कि हमें काम करने नहीं देते हैं, ऐसा बहाना बताओगे। ये पूरे 10 साल बहाने बता रहे, बबुआ जैसा मुंह बनाकर प्रेस में आकर बहाना बताना, झगड़ा करना, यही इनकी फितरत है। और झूठ कितना भी सातिर दिमागी से बोला जाए, इसका आयुष्य लंबा नहीं होता। केजरीवाल जी 10 साल हो गए, आपके झूठ को दिल्ली की जनता जान गई है। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली, जंगपुरा और कालकाजी सीट को लेकर टेंशन तो है, इसीलिए वो इन सीटों पर खूब मेहनत भी कर रहे हैं। आज केजरीवाल ने आतिशी के लिए कैंपेन किया, पहले रोड शो निकाला और इसके बाद रैली भी की। कालकाजी के रोड शो में केजरीवाल ने कहा दिल्ली में 4थी बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कालकाजी से वही जीतेंगी। बीजेपी के नेताओं के दावे उनके डर का सबूत है, इसलिए उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है।
कितनी भारी संख्या में पूरे इलाके के लोग आए, जो उनका उत्साह है, जो उनका प्यार है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, ये दिखा रहा है कि दिल्ली के लोग गुंडागर्दी नहीं चाहते। दिल्ली के लोगों के दिल में अरविंद केजरीवाल बसते हैं। देखिए, भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार ऐतिहासिक जीत लेके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। कालकाजी सीट पर कांग्रेस ने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। अलका लांबा पहले केजरीवाल के साथ थी। 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चांदनी चौक सीट से चुनाव जीती थी, लेकिन फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गई। इस वक्त महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज अलका लांबा के लिए कैंपेन करने राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ रोड शो में हिस्सा लिया और वापस चले गए। अलका ने कहा कि कालकाजी की जनता को न रमेश पिधूड़ी पर यकीन है न आतिशी पर, क्योंकि इन दोनों को जनता परख चुकी है, इसलिए इस बार उनकी जीत तय है। आज मेरे नेता राहुल गांधी मुझे यहाँ पर ताकत देने आए हैं और ये ताकत स्वाभाविक रूप से कालकाजी विधानसभा के लोगों को मिलने जा रही है। खास तौर से भूमिहीन कैंप जिसे उजाड़ दिए क्या भाजपा आम आदमी द्वारा, वो बहनें मिलने आई, उनकी आंखों में आंसू देखे राहुल गांधी जी ने। ये पक्के मकान शीला दीक्षित जी ने बनाए, वायदा करके गए हैं हर एक को पक्का मकान मिलेगा। 5 तारीख को पहला बटन कांग्रेस आता। टेम्परेरी है वो, केजरीवाल ने कहा वो टेम्परेरी है। अब वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री रिटायर होने वाली है और अलका लांबा कालकाजी की विधायक होगी अगली, मुझे विश्वास है। कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश पिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल के झूठ की पोल खुल गई है। अलका लांबा भी केजरीवाल की पुरानी साथी हैं, इसलिए अब किसी की दाल नहीं गलने वाली। जनता अब नरेंद्र मोदी के नाम पर और नरेंद्र मोदी के काम पर बीजेपी को ही जिताएगी। ये इलाके के लोगों का जो प्यार है, इलाके के लोगों का आशीर्वाद है, उसके अनुसार पहले ही दिन से कभी भी चुनौती लगी ही नहीं, क्योंकि आतिशी ने 5 साल में कुछ कराया नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं कराया। नार के जीवन जी रहे हैं लोग। और अलका लांबा जी पहले आम आदमी पार्टी में चक्कर काट के आ चुकी हैं, राउंड मार आई है बेचारी वहाँ पर वो, तो इसलिए क्रेडिबिलिटी उनकी भी नहीं है ना। हम एक क्रेडिबल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मोदी नेता हैं, उनके ऊपर सबको विश्वास है। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो मोदी जी पर विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत। कालकाजी सीट पर कह सकते हैं रमेश पिधूड़ी को थोड़ा सा एज है, क्योंकि वो इस इलाके के लिए नए नहीं हैं। वो 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। आतिशी इस सीट से पिछला चुनाव जीती थी, लेकिन तब भी दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। इससे पहले 2013 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन कांग्रेस का इस सीट पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। अलका लांबा वैसे भी नई उम्मीदवार हैं। चूंकि कालकाजी सीट पर पंजाबी वोटर्स का दबदबा है, इसलिए अलका लांबा को इसका फायदा मिल सकता है, लेकिन मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। अगर अलका लांबा ने पंजाबी वोट काटे तो इसका फायदा रमेश पिधूड़ी को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आतिशी की मुश्किल और बढ़ जाएगी। आज जेपी नड्डा ने बुराड़ी सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार के लिए रैली की। बुराड़ी सीट से जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है। बुराड़ी की रैली में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, दिल्ली में तीर और कमल अलग अलग नहीं है, लेकिन चुनाव न तो तीर को जिताने का है न कमल को जिताने का है। यह चुनाव दिल्ली से आपदा को हटाने का है। इससे पहले चिराग पासवान दिल्ली में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करते नजर आ रहे थे। क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचली समाज के 20% वोट हैं। दिल्ली की 20 सीटों पर पूर्वांचलियों का वोट हार जीत का फैसला करता है, इसलिए बीजेपी ने यमुना की गंदगी और छठ पर्व पर यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगाते व्रतियों की तस्वीरों को बड़ा इशू बनाया। मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन जैसे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार्स को कैंपेन में उतारा। निरहुआ ने बीजेपी के लिए कैंपेन सॉन्ग बनाया। आज प्रचार के आखिरी दिन मनोज तिवारी ने भी शालीमार बाग और वजीरपुर में रोड शो किए। मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल ने बार बार पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया, कोरोना में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया, उन्हें बाहरी कहा। इस बार पूर्वांचली वोटर केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बांधकर उन्हें
दिल्ली के सत्ता से बाहर भेज देगा। अब दिल्ली 5 फरवरी को जब निकलेगी तो पूर्वांचल के लोग अपने को फर्जी वोटर कहने वाले को सजा देने के लिए, सबक देने के लिए भी निकलेंगे। 2020 में जो हमको कोरोना की मौत के मुंह में ढकेला गया था, प्रवासियों को, पूर्वांचलियों को, उसका भी बदला लेने के लिए निकलना मेरे भाई बहन। मुझे पूरा विश्वास है कि जो इलीगल घुसपैठियों के बल पे चुनाव जीतना चाहता था, मेरी पार्टी ने, मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने जैसे जोंक पे नमक डालते हैं वैसे उनको सीधा किया है। प्रचार के आखिरी दिन आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई रैली तो नहीं हुई, लेकिन मोदी ने दिल्ली के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करके नौजवान वोटर्स को मैसेज दिया। छात्रों के साथ बातचीत में मोदी ने आम आदमी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी एजुकेशन पॉलिसी पर कड़ा प्रहार किया। मोदी ने छात्रों से कहा कि दिल्ली सरकार अपनी इमेज बचाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। दिल्ली के चुनाव का ओवरऑल कैंपेन देखें तो 2-3 बातें साफ हैं। हर बार असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बहुत उत्साह में दिखाई देती थी। इस बार मामला उल्टा है, बीजेपी का उत्साह कहीं ज्यादा है। पिछले 3 चुनाव में केजरीवाल ऑफेंसिव पर रहते थे, इस बार बीजेपी ऑफेंसिव पर है। पिछले 3 चुनाव में केजरीवाल अपनी चुनावी चालों से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को सरप्राइज देते थे। इस बार यह बात भी उल्टी है, बीजेपी ने अपने कैंपेन से केजरीवाल को कई बार चक्कर में डाला। उदाहरण के तौर पर यमुना की सफाई के इशू पर केजरीवाल को उनके ही जाल में उलझा दिया। शुरू में केजरीवाल ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए थे, बीजेपी तब डिफेंसिव पर थी, पर बीजेपी ने शीश महल को इशू बनाया, विजुअल दिखाए तो केजरीवाल डिफेंसिव पर आ गए। शुरुआती दौर में केजरीवाल ने बीजेपी के पास सीएम का फेस न होने का इशू भी उठाया, लेकिन फाइनल राउंड आते आते यह बात कहीं गायब हो गई। केजरीवाल को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगी, अंदर अंदर सपोर्ट कर देगी, पर हुआ उल्टा। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर बीजेपी से भी ज्यादा पर्सनल अटैक किए। इससे केजरीवाल चकरा गए। लेकिन ये सारी बातें कैंपेन की हैं जो आज पूरा हो गया। बीजेपी का कैंपेन हमेशा ही बहुत एग्रेसिव होता है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी भी जानती है कि केजरीवाल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आम आदमी पार्टी का एक पॉपुलर वोट बैंक है, सपोर्ट बेस है। केजरीवाल ने जिन लोगों को मुफ्त बिजली पानी दी है वो केजरीवाल के साथ है, लेकिन बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी के रूप में एक बड़ा पावर हाउस है जिसका जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने बहुत सधी हुई रणनीति से काम किया। केजरीवाल के मुफ्त के माल के वादों के जवाब में बीजेपी की तरफ से बराबर के वादे करके बराबर की चोट की गई और फाइनल राउंड में बजट में राहत देकर दिल्ली के मिडिल क्लास का दिल जीत लिया। तो मोटी बात यह है कि टक्कर कांटे की है, लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है और बीजेपी ये नहीं भूल सकती कि दिल्ली की सत्ता से वो पिछले 27 साल से बाहर है। 5 फरवरी को दिल्ली के साथ साथ यूपी की मिल्कीपुर असेंबली सीट पर भी वोटिंग होनी है। आज मिल्कीपुर में भी कैंपेन खत्म हो गया। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने रैली की, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी रैली में मिल्कीपुर के मुद्दों की बजाय पूरे वक्त योगी आदित्यनाथ को कोसा। अखिलेश ने कहा योगी बाई इलेक्शन जीतने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। योगी ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पसंद के अफसर अपॉइंट कर दिए हैं। खुद योगी 9 बार कैंपेन के लिए आ चुके हैं। अखिलेश ने कहा कि योगी का पूरा फोकस मिल्कीपुर पर है, वो दूसरे कामों पर ध्यान ही नहीं दे रहे, इसीलिए प्रयागराज के महाकुंभ में इतना बड़ा हादसा हुआ। अखिलेश ने कहा मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसमें कितने लोगों की मौत हुई किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सरकार
मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है। और इसके बाद अखिलेश ने योगी पर डायरेक्ट अटैक किया, कहा कि केवल भगवा कपड़े पहनने से कोई योगी नहीं हो जाता, योगी होने के लिए अपना मन, कर्म और वचन सुधारना होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो महाकुंभ में मरने वालों की संख्या छुपा रहे हैं। ऐसा शख्स सच्चा योगी नहीं हो सकता। लोग वस्त से नहीं विचार से योगी होते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वस्त्र पहनने से ही योगी हो जाते हैं। लोग वस्त्र से नहीं विचार से योगी होते हैं। जो सत्य के रास्ते में चले वही योगी है, और वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। कहते हैं मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु पर भी झूठ बोल रहे हैं। हम और आप लोग हैं, बताओ मृत्यु से बड़ा कोई सत्य हो तो बता दो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मृत्यु पे भी झूठ बोल रहे हैं। ये ऐसे सरकार के मुख्यमंत्री हर चीज छिपा लेते हैं, ये छिपाना जानते हैं लेकिन कोई काम करना नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव की बातों से लगा कि मिल्कीपुर का चुनाव उनके लिए मुश्किल हो रहा है। विपक्ष के नेता हैं, सरकार की तारीफ तो नहीं करेंगे और मिल्कीपुर के चुनाव में अपनी पार्टी की हवा बनाने के लिए योगी पर आरोप भी लगाएंगे। लेकिन हर बात पर राजनीति करना, योगी के भगवा वस्त्रों पर कमेंट करना, योगी की विद्वता के बारे में सवाल करना, ये जस्टिफाइड नहीं है। हालांकि महाकुंभ में भगदड़ का मुद्दा सिर्फ अखिलेश ने नहीं उठाया, ये मुद्दा आज पार्लियामेंट में भी उठा। और आज पार्लियामेंट में अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में जो कहा वही का वे बयान उनकी पार्टी के नेताओं ने दिया। कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का साथ दिया। विरोधी दलों के नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में महाकुंभ में स्टैम्पीड के मुद्दे पर चर्चा के नोटिस दिए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज सुबह जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल को रोककर महाकुंभ में भगदड़ के इशू पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। लेकिन जब स्पीकर ओम बिरला ने इसकी परमिशन नहीं दी तो विपक्ष कई मेंबर्स वेल में उतर आए, नारेबाजी की। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के सांसद लगातार शोर शराबा करते रहे और इसके बाद कुछ देर के लिए सदन से वॉकआउट कर गए। और एक बात मैं और कहूंगा, राज्यसभा में भी यही हुआ। यहां विपक्ष के 6 सांसदों ने महाकुंभ में हुई स्टैम्पीड पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया, लेकिन चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने उनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया। तो विपक्ष ने हंगामा किया। सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यूपी सरकार सच को छुपा रही है। जब सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बयान का विरोध किया तो खड़गे ने कहा अगर वो गलत है तो सरकार सही जानकारी दे। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। आई एम आस्किंग यू, यू डिक्लेयर इफ आई एम फॉल्स, इफ आई एम रॉन्ग, आई एम रेडी टू डू इट। चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भगदड़ में सिर्फ 30 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है और खड़गे ने हजारों लोगों की मौत का दावा कर दिया, तो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने भी इस पर हैरानी जताई। धनखड़ ने कहा अगर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे सबूत भी होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बेहतर यही होगा खड़गे अपनी बात को वापस लें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैज इंडिकेटेड अ सिनेरियो using figure to the extent of thousands in this house. Whatever is spoken
carries great weight. I am in great pain. I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? ठीक है, मैं thousands बोला, इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए, लेकिन वहां हुआ कितना, कितने लोग मरे, कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो। अगर मैं गलत हूं, ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो। अगर है कितने लोगों का देहांत होगा, कितने लोग मरे, कितने लोग अभी भी लापता है, ये करना चाहिए। This is a very sad moment. Sir, no, it's a very sad moment. I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. Withdraw this statement. जब खरगे ने चेयरमैन के कहने के बाद भी अपना बयान वापस नहीं लिया, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खरगे को कांग्रेस का पुराना इतिहास याद दिला दिया। पीयूष गोयल ने कहा, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी कुंभ में भगदड़ हुई थी, तब 800 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसके बाद राजीव गांधी के वक्त भी भगदड़ की घटना हुई थी, तब 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। फिर 2013 में भी ऐसी घटना हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष जिस तरह से श्रद्धालुओं की मौत को सियासी रंग दे रहा है, उसे देश की जनता माफ नहीं करेगी। सर, कुंभ मेला की बात की। सर, कुंभ मेला में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू 1954 में प्रधानमंत्री थे। 800 लोग मौनी अमावस्या के दिन, 800 लोग 3 फरवरी 1954 मौनी अमावस्या के दिन स्टैम्पीड की वजह से मृत्यु हुई थी। बहुत दुख की बात है, हमारी संवेदना है हर एक व्यक्ति से, लेकिन ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जाने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के समय हजारों लाखों की संख्या में लोग थे और 800 लोगों की मृत्यु हुई। राजीव गांधी जी के समय 1986 में 200 लोग 200 people died ड्यूरिंग द कुंभ मेला। तब इनके मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ वहां पे कुंभ मेला में गए। वीआईपी मूवमेंट की वजह से 200 लोगों की मृत्यु हुई, उसका ये लोग जवाब दिया एक के बाद एक। 2013 में प्रयागराज में 8 करोड़ लोग आए, 42 लोगों की मृत्यु हुई, या तो 40 करोड़ लोग से अधिक आए। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा नहीं रुका। विपक्ष के सांसदों ने थोड़ी देर के लिए सदन से वॉकआउट किया, लेकिन सदन से बाहर आने के बाद भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता यही कहते रहे कि महाकुंभ में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रामगोपाल यादव ने कहा कि जो लोग लापता हैं वो कहाँ चले गए, सरकार इनके बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रही है। जया बच्चन 2 कदम और आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा, प्रशासन ने मौत का आंकड़ा छुपाने के लिए भगदड़ में मारे गए लोगों की डेड बॉडीज को गंगा में बहा दिया, इसलिए गंगा का पानी दूषित हो गया। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है। हजारों लोग चले गए हैं, सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। और झूठ बोल रहे हैं, 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं, इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। कोई कह रहा है 1000, कोई कह रहा है हजारों, कोई कह रहा है गंगा में डुबो दिया, कोई कह रहा है लिस्ट नहीं दी।
विपक्ष के तमाम सांसदों ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा तो राज्यसभा में बीजेपी के सांसद और यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जवाब दिया। दिनेश शर्मा ने कहा कि महाकुंभ में जिस तरह लोग जात पात को भूलकर एकजुट हुए, उससे विरोधी दलों के नेता परेशान हो गए। इसीलिए जैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उन्हें बोलने का मौका मिल गया। लेकिन ऐसी घटनाओं पर राजनीति करना सही नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये सनातन को और खासतौर से हिंदू को जो ये खंड खंड में जाति जाति में विभाजित करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। कुंभ में जो स्थितियां थीं, लोगों जाति भूल गए थे। एक ही चीज था कि वो सनातन प्रेमी हैं, सनातन को मानने वाले हैं। ये जो एहसास था, ये विपक्ष को पच नहीं रहा था। इसलिए वो जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कारण क्या है ये अभी जांच का विषय है कि भगदड़ अपने आप हुई कि भगदड़ किसी ने कराई, ये सब जांच के बाद पता चलेगा। और मैं यही कहूंगा कि इन लोगों को दुखद घटना में भी राजनीतिक लाभ तलाशने की जो इनकी यात्रा है, विपक्ष को बंद करना होगा। पार्लियामेंट में विपक्ष के जो नेता महाकुंभ में हजारों लोगों की मौत का आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर गंगा में लाशें बहाने के इल्जाम लगा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि वहां इतने लोग कैसे आ सकते हैं, उन्हें महाकुंभ की तस्वीरें एक बार देखनी चाहिए। श्रद्धालुओं का उत्साह देखना चाहिए। आज बसंत पंचमी का शुभ दिन है। बसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा सबसे बड़ा अमृत स्नान हुआ। आज बसंत पंचमी के दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। अमृत स्नान की शुरुआत परंपरा के मुताबिक अखाड़ों के साधु संतों से हुई। सभी 13 अखाड़ों के साधु संत आचार्य महामंडलेश्वर आज सुबह सुबह संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे, डुबकी लगाई। साधु संतों और तमाम श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। क्योंकि आज अमृत स्नान का दिन है, मौनी अमावस्या को महाकुंभ में हादसा हो गया था। प्रशासन एक्स्ट्रा अलर्ट था। क्राउड मैनेजमेंट के सारे इंतजाम पक्के थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रात 3 बजे से ही वॉर रूम में डटे हुए थे। मुख्यमंत्री आवास पर बने वॉर रूम में यूपी के होम सेक्रेटरी और डीजीपी समेत दूसरे अफसर भी योगी के साथ मौजूद रहे। योगी सीसीटीवी के जरिए मेला क्षेत्र के सभी इंतजामात पर नजर बनाए हुए थे और फोन के थ्रू बड़े अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे थे। इसका असर यह हुआ कि महाकुंभ में 2.5 करोड़ लोगों ने गंगा स्नान किया, लेकिन किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई, किसी ने शिकायत नहीं की। स्नान पर्व सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ था। आज हमने गंगा जमुना सरस्वती डुबकी लगाई और व्यवस्था भी बहुत अच्छी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। अमावस्या को जो हुआ थोड़ी भूल थी जनता की, आज बहुत अच्छा लगा। और जितनी बार हमने बहुत डुबकी लगाई, प्रत्येक डुबकी में अमृतत्व का मुझे अनुभव हो रहा था। लेकिन विपक्ष के नेता सरकार पर मौनी अमावस्या के दिन हादसे में मरने वालों की संख्या को छुपाने का आरोप लगा रहे हैं। जया बच्चन की मैंने आपको बात सुनवाई, गंगा में लाशें बहाने की बात उन्होंने की, संगम के पानी को दूषित करने का इल्जाम लगाया। इसलिए प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर ने इसका जवाब दिया। भानु भास्कर ने कहा, वैसे तो पूरी घटना की जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, लेकिन जहां तक गंगा में लाशें फेंकने का सवाल है तो महाकुंभ में हर जगह कैमरे लगे हैं, करोड़ों लोग महाकुंभ में मौजूद हैं, इसलिए कौन इस तरह के आरोपों पर यकीन करेगा। पानी के क्वालिटी पे लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट एनवायरनमेंट टीम जो है लगातार मॉनिटर करती है। उसको दिन में लगभग 3 या 4 बार उसकी चेकिंग होती है। उसका बीओडी लेवल भी चेकिंग किया जाता है। और जहाँ तक ऐसी बातें हैं तो सब कुछ जो है कैमरा में कैप्चर है। सभी कैमरा में जो कैप्चर पहलू है उसको परीक्षण किया जा रहा है। तो माननीय न्यायिक आयोग इस पर काम कर रही है, उसके रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएंगे। सब कुछ जो जितने आरोप प्रत्यारोप है और साथ में जितने तथ्य है वो सब आपके सामने लाए जाएंगे। कुंभ में 30 लोगों की दुखद मौत हुई, इसके बाद आरोप लगाना आसान है, लेकिन आज के जमाने में
किसी की मौत को, किसी के घायल होने को छुपाना असंभव है, खासतौर पर कुंभ जैसी जगह में जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। महाकुंभ में करीब 3000 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। करीब 1500 कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम करते हैं, जहां एक आदमी को एआई के जरिए काउंट किया जाता है, जहां सैकड़ों ड्रोन लगे हैं जो कोने कोने की पिक्चर्स, तस्वीरें ले रहे हैं। इसलिए किसी के लिए भी किसी की मौत को छुपाना, आंकड़ों में हेरफेर करना असंभव है। राजनीति करने के लिए कहना आसान है कि किसी को लाशों को बहा दिया गया, ये कैसे संभव है? इसलिए किसी को लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुंभ सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, भारत की अस्मिता का प्रश्न है। दुनिया भर में इसके कारण भारत को मान मिला है, भारत की कुशलता और क्षमता के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। आज से परंपरा के मुताबिक संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 घंटे का भाषण दिया। राहुल ने चर्चा की शुरुआत तो यह कहते हुए की थी कि वो अपने भाषण में राष्ट्रपति की स्पीच का एक ऑल्टरनेटिव विजन पेश करेंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद राहुल अपनी पर लौट आए। उन्होंने कहा विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका गए थे ताकि प्रधानमंत्री को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिला सके। उसी वक्त किरण रिजिजू ने खड़े होकर राहुल गांधी को टोका और उनकी इस बात को बेबुनियाद बताया। राहुल गांधी से अपना बयान वापस लेने को कहा। फिर राहुल गांधी ने चीन के बहाने सरकार पर हमला बोला, कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस पर भी किरण रिजिजू ने टोका, कहा कि राहुल गांधी को चीन की बात पर भरोसा है लेकिन हमारी सेना पर यकीन नहीं। और फिर राहुल गांधी अपने फेवरेट सब्जेक्ट संविधान पर आए, अपनी कॉपी निकाली और फेवरेट डायलॉग मारा कि संविधान खतरे में है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस की बुरी हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच राज्य में 76 लाख वोटर बढ़ गए। बीजेपी ने महाराष्ट्र का चुनाव इन्हीं नए वोटर्स की वजह से जीता। राहुल ने कहा कि बार बार मांगने पर भी चुनाव आयोग ने नए वोटर्स का डेटा नहीं दे रहा। Between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. The new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the Election Commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. राहुल गांधी को जवाब दिया बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने कहा आज पूरे देश को यह पता चल गया कि राहुल गांधी चुनाव क्यों हारते हैं। पात्रा ने कहा कि राहुल जो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग से मांग रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन राहुल को यह पता ही नहीं होगा क्योंकि वो न तो पढ़ते लिखते हैं और न उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा होता है। राहुल गांधी जी आज तो ये मालूम पड़ गया कि आखिर आप चुनाव क्यों हारते हैं। आप जमीन पे जाते ही नहीं हैं,
आप चुनाव लड़ने के तरीके को समझते नहीं है। वोटर लिस्ट, आप इलेक्शन कमिश्नर है, वोटर लिस्ट है, सभी पार्टी को वोटर लिस्ट दी जाती है, उसका एड्रेस, उसका फोटो, सारी डिटेल वोटर लिस्ट की सभी पार्टीज को दी जाती है। आपके पार्टी को भी दी गई है। आप अपने BLA से, बूथ लेवल एजेंट से पूछिए, वो आपको बताएगा, मगर आप जानते ही नहीं होंगे कि BLA क्या होता है। आपको पता ही नहीं होगा BLA क्या होता है, पता लगाइए। राहुल गांधी जी, आपने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनके सिलेक्शन के प्रोसेस में गड़बड़ी है, CJI को निकाल दिया गया। राहुल जी, 2014 तक, जब तक आपकी सरकार थी, केवल प्रधानमंत्री ही इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे। ये तो मोदी जी के कालखंड में मोदी जी ने LOP को इस प्रोसेस में जुड़ा। आप जिस मीटिंग के बारे में कह रहे थे, आप आज उस मीटिंग में इसलिए जा पाएंगे क्योंकि मोदी जी ने यह प्रोविजन जोड़ा है कि LOP भी उस मीटिंग में बैठेगा, वरना आपकी सरकार ने LOP का प्रोविजन भी नहीं रखा था। आपने कहा कि इलेक्शन से पहले, लोकसभा के इलेक्शन से पहले, इलेक्शन कमिश्नर दोनों को हटा दिया गया। गलत बात। नेचुरल प्रोसेस से रिटायर हुए और नेचुरल प्रोसेस से उनकी रिप्लेसमेंट हुई। आज राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के इलेक्शन में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच 76 लाख वोटर्स के जोड़ने की बात कहकर महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों पर सवाल खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को इस मामले में चुनाव के बाद एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने 66 पन्नों का जवाब दिया था। इसमें वोटर्स को लेकर कांग्रेस का आरोप था कि 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 50,000 से ज्यादा वोट बढ़े। इसमें से 47 सीटें ऐसी थी जहां महाराष्ट्र में बीजेपी जीती। इलेक्शन कमीशन ने इसे सरासर झूठ, मिसलीडिंग और फैक्चुअली इनकरेक्ट करार दिया। चुनाव आयोग ने कहा सिर्फ 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां 50,000 से ज्यादा वोटर ऐड हुए थे, न कि 50 में। 76 लाख वोटर्स के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा था यह फिगर भी गलत है। महाराष्ट्र में 41 लाख नए वोटर जुड़े। इनमें से 26 लाख नए यंग वोटर्स थे, जिनमें 18-19 साल के 9 लाख वोटर शामिल हैं, जिन्होंने अपने वोट बनवाए। इलेक्शन कमीशन ने एनालाइज किया कि महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ हैं। ऑन एन एवरेज 40 वोटर पर पोलिंग बूथ अगर बढ़ते हैं तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इससे इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ता। समय समय पर इलेक्शन कमीशन वोटर्स को जोड़ने के लिए अभियान चलाता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2018 में जब ऐसा अभियान चला था तो महाराष्ट्र में 2 महीने में 28 लाख से ज्यादा वोटर्स जुड़े थे। तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। अचरज की बात यह है कि राहुल गांधी के पास इलेक्शन कमीशन का पूरा जवाब मौजूद है। उसके बावजूद आज उन्होंने वही सवाल उठाए जिनका पॉइंट वाइज जवाब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया जा चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सामान पर 25% टैरिफ लगा दिया। इससे इन देशों से जो सामान अमेरिका आता है वो महंगा हो जाएगा और अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। हालांकि इससे महंगाई बढ़ने का डर भी है, क्योंकि टैरिफ बढ़ने से अमेरिका पहुंचने वाले सस्ते विदेशी सामान का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। हालांकि ट्रंप के इस फैसले के बाद कनाडा और मेक्सिको ने भी पलटवार किया। जस्टिस ट्रूडो ने अमेरिका से कनाडा एक्सपोर्ट होने वाले अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ बढ़ा दिया। ट्रूडो ने कहा कनाडा से टैरिफ अपने आने वाले $155 बिलियन के अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा। ट्रूडो ने कहा वो अमेरिका से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन कनाडा ट्रंप की धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। मेक्सिको के प्रेसिडेंट क्लाउडिया शीनबाउम ने भी ट्रंप के टैरिफ वॉर पर जवाब देने का ऐलान किया। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के अलावा चाइनीज प्रोडक्ट्स पर भी 100% ट्रेड टैक्स या टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के सबसे करीबी साथी यूरोपियन यूनियन के देशों और ब्रिक्स देशों के ऊपर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके अलावा ट्रंप ने एक और बड़ा काम किया। ट्रंप ने सेंट्रल अमेरिका की पैनामा कैनाल और दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात एक बार फिर से कंफर्म की।
ट्रंप के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपने पहले विदेश दौरे में सेंट्रल अमेरिका देश पनामा पहुंच गए हैं। वहां के प्रेसिडेंट से बात की है। ट्रंप ने कहा कि पनामा ने पनामा का कंट्रोल चीन को दे दिया है। इससे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है, इसलिए अमेरिका फिर से पनामा कैनाल को अपने कब्जे में लेगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप का यही मैसेज लेकर पनामा पहुंचे थे, लेकिन पनामा के प्रेसिडेंट ने साफ साफ कहा पनामा कैनाल उनके देश की प्रॉपर्टी है, उनके पास ही रहेगी। लेकिन ट्रंप की चिंता को देखते हुए वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का समझौता रिन्यू नहीं करेंगे। 82 किलोमीटर लंबी पनामा कैनाल कैरेबियन सी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। पनामा कैनाल की वजह से अमेरिका के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच दूरी बहुत कम हो जाती है। सामान की ढुलाई का खर्च कम हो जाता है। पनामा नहर को 1904 से 1914 के बीच अमेरिका ने बनाया था। पहले पनामा कैनाल का कंट्रोल अमेरिका के पास था, लेकिन 1999 में यह कैनाल पूरी तरह से पनामा के कंट्रोल में आ गई। ट्रंप इस बार फिर से इस पर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। ट्रंप जो फैसले कर रहे हैं उनका ऐलान उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद कर दिया था। कुछ लोगों को लग रहा था वक्त के साथ ट्रंप के तेवर शायद ढीले हो जाएंगे, लेकिन इसकी कोई उम्मीद नहीं है।